नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे प्रदेश से बाहर हुई घटनाओं पर खूब बयान देते हैं। अपराधी को जमीन से बाहर निकाल लेने की बात भी बोलते हैं, लेकिन खुद उनके ही राज्य की अगर बात करें तो वहां ना तो अपराध पर नियंत्रण है और ना ही अपराधी पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। कई पीड़ित परिवारों को गांव तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मधेपुरा में एक रिटायर्ड सैनिक की हत्या हो गई। दहशत में परिवार गांव छोड़ने पर विवश हो जाता है। मेजर पिता की हत्या के बाद बेटे ने भी फौज की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। इस परिवार के सामने गांव छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। 13 जून को इस परिवार के मुखिया रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। परिवार की शिकायत है कि हत्या में शामिल लोगों में से 4 के नाम भी हटा दिए गए हैं। हम लोग का गाँव वाला मिलकर आदमी को रात को गोली मार दिया। तो अभी सामान बन रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारा कोई सहायता नहीं है, पुलिस के हम फोन किए वो भी नहीं आया मेरा देखने के लिए। आज तक कोई अफसर नहीं आया, हम इसीलिए जा रहे हैं और छोड़ के। सियाराम यादव 32 वर्षों तक सेना में रहे। 2 बार पाकिस्तान के साथ और 1962 में चीन से जंग में अपनी जाबाजी दिखाई। रिटायर होने के बाद गांव आकर परिवार के साथ रहकर समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन गांव के दुश्मनों ने ही निशाना बना लिया। पिताजी ने 32 साल नौकरी करने के बाद गांव में आए, समाज सेवा की, लेकिन फिर भी उनको घर में घुस के मार दिया गया। और इस पे प्रशासन और शासन दोनों कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण से हमको भी अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मेरे को फौज से रिटायर होके डिस्चार्ज देके पूरा सर्विस किए बिना वापस यहाँ पर आ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूँ। इसलिए मैं यहाँ से ही गांव को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गांव समाज किसी ने मेरा मदद नहीं किया है। दूसरी तरफ एसपी कह रहे हैं कि गांव छोड़कर कहां जाएंगे। देश के किस हिस्से में अपराध नहीं होते हैं? नाम सही दिशा में उसमें है। उसमें 1 या 2 गिरफ्तारी हुई है और उसमें कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन पर छापामारी की गई है, लेकिन अभी वो अपने जगह से मिले नहीं, फरार पाए जा रहे हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। राज्य सरकार के मुखिया या डीजीपी राज्य के हालात को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन हकीकत ये है कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मधेपुरा से कन्हैया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो थी ये मधेपुरा से कन्हैया की रिपोर्ट हमारे सहयोगी की। वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां हापुड़ में 6 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ और 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। उधर बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई कि वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में एक लंबा वक्त भी लग सकता है। आप सब लोग विश्वास दिलाता हूं, ये बैठे बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में एसपी हापुड़ सफाई दे रहे हैं। इस खौफनाक घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। सोमवार को राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। अब एसपी लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। वहाँ पे दर्शकों ने बताया उनकी चाची के सामने गई, बच्ची गई, पहला फुसला के लड़का ले गया। रात भर पुलिस खोजती रही, लगभग 100 आदमी खोज रहे थे उन्हें। शाम में ये बात हमें पता चल गया, शाम में उन्होंने डर के छोड़ा, पुलिस के डर से वो छोड़ करके खेत में चले गए। लेकिन हाल में अपराध की बढ़ रही घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो, और पुलिस वालों से भी यही कहने के लिए आए हैं कि जिस तत्परता के साथ में आपने उसको ढूंढा और खोज निकाला है, उसकी गिरफ्तारी करके सख्ती से सख्ती कार्रवाई उसके साथ की जानी चाहिए। गुरुवार को बच्ची को इसी जगह से शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने अगवा किया था। दूसरे दिन सुबह यहां से 3 किलोमीटर दूर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी।
पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं और 3 स्केच भी बनवाए गए हैं। वहीं मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी इस हद तक हुई है कि आज वो मौत से लड़ रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 3 सर्जरी हुई है, बाकी की सर्जरी के लिए लंबा इलाज किया जाएगा। ये बच्ची का परसों शाम में इसका ऑपरेशन कर दिया गया था। मैंने परसों शाम को लेकर के कल सुबह उसको स्टेबलाइज करते हुए कल सुबह इसका ऑपरेशन किया गया और 3 घंटे उसका ऑपरेशन चला था। इस समय मैं अभी देख के आया था, बच्ची की हालत स्टेबल है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं बताया सकता इसको और इसका लंबा इलाज करना पड़ेगा। इसके कई ऑपरेशन इसके स्टेज में इसके होंगे। बच्ची गढ़मुक्तेश्वर के गरीब परिवार से है, लिहाजा पुलिस से लेकर अस्पताल प्रशासन तक के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। स्ट्रेचर पर खुद ही अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले की भी जांच हो रही है। 5 दिन के बाद अब पुलिस कह रही है कि उसने अपराधियों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था के उस दावे पर उठ रहे हैं जहां पर इतने इनकाउंटर और गिरफ्तारियों के बावजूद अपराधियों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका है और एक के बाद एक प्रदेश भर में घटनाएं हो रही हैं। हापुड़ से अदनान और आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अगली घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां 9 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें मदरसा टीचर को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिलने पर परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला रायपुर के खमहारडी थाने का बताया जाता है। ये 9 तारीख की है और 9 तारीख को कोरोना के खतरे के चलते देश में मनाए जाने वाले त्योहार भी अब फीके से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। वृंदावन में इस बार की जन्माष्टमी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। भगवान कृष्ण के जन्म कार्यक्रम के साथ ही तीर्थ नगरी वृंदावन में कोरोना के खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार ऑनलाइन दर्शन की सुविधा का भी यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की। लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए 118 भारतीय नागरिक जो हैं वो सोमवार को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए। इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर के हैं। इन सभी लोगों को उनके राज्य में क्वारंटीन किया जाएगा। कुछ लोगों को अमृतसर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ कारोबारी नुकसान से निपटने की चुनौती भी सामने है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। बंद हुए बाजारों को एक एक कर खोला जा रहा है, लेकिन झारखंड में सैलून और ब्यूटी पार्लर से जुड़े लोगों को अभी दुकानें खोलने का इंतजार है। सोमवार को झारखंड सैलून एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खोले जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनका ये कहना था कि काम बंद होने से आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। तो कोरोना के खतरे की वजह से पहले ही बाजारों से खरीदार जो है वो नदारद है, गायब है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और अब सोने के बढ़ते दाम जूलर्स की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। 10 ग्राम सोने का भाव 57,000 के पार पहुंच गया और ऐसे में लोग सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सी और ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसलिए सोने की खरीदारी कम हो रही है। पहले के मुकाबले सिर्फ 20% लोग ही सोने की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जिससे चंडीगढ़ के जूलर्स वो खासे परेशान हैं। आज के वक्त में भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास ये वक्त नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों के पास काफ़ी फुर्सत हुआ करती थी। भोपाल को वैसे तो काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ देश का पहला आलसियों का क्लब भी बनाया गया है। भोपाल में सन 1930 और 32 के आसपास देश का पहला दारुल कोहला यानी कि आलसियों का क्लब बनाया गया था। जिगर मुरादाबादी ने भोपाल के लोगों की सुकून पसंदी और बेफिक्री को देखते हुए आलसियों को ये जो क्लब है बनाए जाने की राय दी थी और सब लोग राजी भी हो गए थे। क्लब में मेंबरशिप के लिए
तकिया लाना जरूरी था। यहाँ लेटा हुआ मेंबर बैठे हुए को हुक्म दे सकता था और बैठा हुआ मेंबर खड़े हुए शख्स को हुक्म दे सकता था। तो आलसीपन का क्या आलम था, इससे समझा जा सकता है। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल गैस कांड ने शहर की 5000 से ज्यादा महिलाओं को विधवा बना दिया था। सरकार कुछ रुपए पेंशन के देती थी, लेकिन वो भी पिछले दिसंबर से बंद है। इस बीच कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री चले गए। कमलनाथ सरकार की जगह शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। आइए देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सफिया भी ठीक से उम्र भी नहीं बता पाती। 8 लोग थे परिवार में, कोई बचा नहीं। गैस ने देखने की ताकत छीन ली। एक सहारा था पेंशन का, वो भी बंद है। पेंशन कब से नहीं मिली? 8 महीने हो गए शायद। पेंशन नहीं मिले तो क्या परेशानी आ रही है? यही परेशानी कि सौदा नहीं ला रहा है, तो दवा नहीं ला रहा है, कहीं जा नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते। एक तो गैस पीड़ित भी हैं, दूसरे जिनके पास कोई नहीं है, इनके पति थे वो भी ख़त्म हो गए। पेंशन मिलती थी तो इनका थोड़ा सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब खाने पीने की भी परेशानी है और इनको आंखों से दिखता नहीं है। बीमार जो रहती हैं, इनको दवा की भी परेशानी है। पहले पेंशन मिलती थी तो अपने कम से कम थोड़ा खर्चा चला लेती थी, उसमें दवा भी ले लेती थी और कुछ जो खर्चा करना होता था वो भी कर लेती थी। अब तो वो बहुत परेशान है। पेंशन लेने गई थी तो इन्होंने उनसे कह दिया गया कि आपकी पेंशन बंद हो गई, अब आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि ये गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग थे, तो इन्होंने आज से 3-4 साल पहले ये मंच पे ऐलान करा था, अकेले में नहीं, मंच पे ऐलान करा था DIG बंगले पे कि जो भी विधवाओं को पेंशन मिल रही है कभी बंद नहीं होगी, हमेशा के लिए हम चालू करवा रहे हैं और चालू रहेगी। राशन कार्ड धारी गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। एक तो ये कम है, ऊपर से लाने में ये बुजुर्ग असमर्थ। ये भी शिकायत है कि पेंशन बंद होने के साथ कुछ गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की समग्र ID निष्क्रिय कर दी गई, जिससे इन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। ये 5000 से ज़्यादा गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन दिसंबर 2019 से बंद कर दी गई है। इससे पहले भी 2016 और 2017 1.5 साल तक उनकी पेंशन बंद रही। जब वो पेंशन बंद रही तो उस समय की भी पेंशन नहीं मिली, और अभी पिछले 8 महीने से बंद है। उन लोगों की जिन पे सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर है, आज शहर में अगर मौतें हुई हैं तो 75% से ज़्यादा उनकी हैं जिन्होंने गैस खाई है। पिछले 8 महीने से वो रोजी रोटी के लिए धर धक्के खा रही हैं, चक्कर काट रही हैं, और सरकार को बार बार बताने के बाद भी उनकी पेंशन की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। हर बार की तरह सत्ता विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समाधान नहीं बता रहे। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार में हर समय अमीरों का साथ दिया गया। वो गैस पीड़ित विधवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए गैस कांड के समय, जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनकी पेंशन बंद कर कांग्रेस की सरकार ने असंवेदनशील काम किया, और ये पूरा निर्णय कांग्रेस की सरकार का था। मैंने पहले भी विधानसभा में जब ये बात आई थी, मैंने उस समय भी मुख्यमंत्री जी से कहा था, और अभी भी मैं सरकार से कहूँगा कि गैस पीड़ितों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। विधवा पेंशन केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पैसा ऑलरेडी हमारे पास रखा है। उस पैसे से ये लोग विधवा पेंशन देते हैं, जो मुझे जानकारी है। तो जब उस पैसे से हम दे रहे हैं और जब पैसा है तो फिर रोकने का क्या उचित है? ये नाइंसाफ़ी है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुई। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है।
1000 रुपए इन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही है। पहले 750 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन पिछले 8 महीनों से सब बंद है। इस राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे रहे क्योंकि सरकार के पास किराया देने के पैसे नहीं थे। इस राज्य में लाखों कुपोषित बच्चों को पोषण के लिए अंडा नहीं मिल पाया। खूब हो हल्ला मचा बावजूद इसके। इस राज्य में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत खूब हुई, लेकिन गैस पीड़ितों के लिए कोई कुछ नहीं बोला। क्या राम राज्य इसी को कहेंगे, जहां 5000 से ज़्यादा गैस पीड़ित महिलाएं, विधवाएं अपने हक के लिए लड़ते ही रहें, लेकिन उन्हें इंसाफ न मिले। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।